हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम अंकुश बजाज जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर बात की। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्यों काम करती है और इसके अलग अलग टाइप्स, और फिर इनकी जो प्रोप्राइटरी मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात की। आज के इस एपिसोड में हम आप कैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हो, आप कौन से रूल्स यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस करेंगे। कैसे आपको पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए और इन्होंने जो स्क्रीनर्स बनाए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। जो एक मेरी अप्रोच है, जो मैं अपना एक पोर्टफोलियो रन करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि किस तरीके से हम लोग स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं और क्या उस पोर्टफोलियो का टिल टुडे रिटर्न रहा है और किस तरीके से हम स्टॉक्स को ट्रेल करके चलते हैं। और लास्ट जो सेशन रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, एक हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आपके व्यूवर्स फॉलो करके अपना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें डेफिनेटली अपने हिसाब से उनको चेंजेस करने रहेंगे, और क्या क्या चेंजेस है वो हम लोग या क्या क्या चीजें हैं, फिल्टर्स हैं, उसको चेंज करके वो किस तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वेगा 500। तो बेसिकली वेगा का मैंने नाम दिया था वेग, राइट। तो वेग आप देखेंगे तो संस्कृत वर्ड है जिसमें जिसका मतलब होता है कि सिंपल सा एक तरीके से गति। तो वेगा जो 500 स्टॉक है, तो वो हम ये ले रहे हैं कि जो निफ्टी के 500 स्टॉक्स है वो हमारा यूनिवर्स है। जो भी स्टॉक्स है हम उसी से सेलेक्ट करेंगे और उसी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और बेसिक फिलॉसफी इसकी यही है कि भाव भगवान से, प्राइस इज गॉड। जब तक कोई स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा मोमेंटम बना रहेगा हम होल्ड करेंगे। जब जहां से मोमेंटम लूज होगा हम उस पोर्टफोलियो को एग्जिट कर देंगे। मैंने जैसे डिस्कस किया था कि इसकी जो अप्रोच है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही हम लोग लेते हैं, वीक स्टॉक्स नहीं लेते हैं। जब नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी मैं करंट पोर्टफोलियो डिस्कस करूंगा तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि जितने भी स्टॉक्स हमने अभी तक लिए हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही हैं। और मैक्सिमम सेक्टर एक्सपोजर हम लोग है वो 25% से ज्यादा नहीं रखते। टोटल 20 स्टॉक्स है, तो मतलब 5 स्टॉक्स हम लोग एक सेक्टर से लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप एक ही सेक्टर के जो स्टॉक्स आप ज्यादा ले लें और कुछ एकदम से ओवरनाइट न्यूज आ जाए सेक्टर में तो आप बड़ा पैसा लूज कर सकते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो परफॉर्मिंग सेक्टर है उसको मिस भी नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि नहीं भाई, अगर कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसके स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो दोनों का हमने एक स्वीट स्पॉट निकाला है कि 5 स्टॉक हम लोग रखेंगे 20 आउट ऑफ 20 में, एक सेक्टर से रिलेटेड। थोड़ा सा हमने इसमें किया है कि जो कंपनी है वो उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी अपना एक बेंचमार्क है, जैसे इसमें आपका जो बेंचमार्क है वो आपका है हमारा निफ्टी 500 का। तो ये हम लोगों ने जून 2021 में ये मैंने पोर्टफोलियो अपने अकाउंट में लाइव किया था। टिल टुडे ये पोर्टफोलियो ने हमको 55% का रिटर्न दिया है। जहां पे बेंचमार्क ऑलमोस्ट उस समय 13,400 या 500 के आसपास चल रहा था। निफ्टी 500 का जो बेंचमार्क है उसने टिल टुडे आज की डेट में जो रिटर्न दिया है वो 31% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये स्टॉक, ये पोर्टफोलियो ने 24% से एक तरीके से इंडेक्स को टिल टुडे आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको आप थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करते हैं या एग्रेसिवली बोल सकते हैं मैनेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम में आप बीट कर सकते हैं अच्छे मार्जिन से इंडेक्स को। तो इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल हम लोग डिस्कस करते हैं कि टिल टुडे हम लोग 20 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम में है, आपको भी पता है अभी। तो हमारे पास कोई एग्जिट नहीं आए, इवन हमारे कुछ स्टॉक्स रखे हुए हैं हमको एंटर करना है, बट वी आर फुल्ली इन्वेस्टेड, तो इसलिए कोई नए स्टॉक्स हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग टिल टुडे 20 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं।
मैंने इसमें टिल अभी तक के जो सबसे बड़ा पैसा कौन से स्टॉक्स में लूज किया है उसके बारे में डिस्कस किया है, और हाईएस्ट गेनिंग स्टॉक्स कौन सा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो हाईएस्ट लूजिंग स्टॉक्स हमारा रहा है अभी तक 30% हमने पैसा लूज किया है, या 30% में एग्जिट किया था। जीएसएल, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 20% में एग्जिट किया था, टाटा एलेक्सी 18% में एग्जिट किया था, और सीसीएल 15% में एग्जिट किया था। तो बाकी जो एग्जिट्स हैं वो सब इसके बिलो ही है। हाईएस्ट गेनिंग की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट जो है फर्टिलाइजर एंड केमिकल है, उसने हमको अभी तक हाईएस्ट रिटर्न दिया है टिल टुडे। हम लोग वो स्टॉक्स फैक्ट होल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी आई थी वेगा में 158 रुपीज में, जब 158 रुपए का शेयर था। आई थिंक नवंबर के आसपास लास्ट ईयर आया था, और फिर बीच में हमने एग्जिट किया था, फिर से री एंटर किया था। और आज की डेट में भी हम लोग पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि फिर से हम लोग री एंटर करके उस स्टॉक्स में है। बीएससी में जैसे मैंने आपसे इनिशियल डिस्कस किया था, 700 750 रुपए का पोर्टफोलियो हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, और स्टिल हम लोग ये होल्ड करें। स्कैफलर, रेडिको और आईटीसी पुराना हम लोग का एक तरीके से रिटर्न था, जो अभी हम लोग पोर्टफोलियो में नहीं है हमारे पास ये तीनों स्टॉक्स। बाकी स्टॉक्स हो सकते हैं होंगे हमारे पास। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि ओवरऑल रिटर्न इसका 55% सिंस इंसेप्शन रहा है। ये स्टॉक्स, ये बेसिकली लाइव रिपोर्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम स्टॉक्स का क्या हमारा एक तरीके से होल्डिंग प्राइस है। जैसे बीएससी 674 का होल्डिंग प्राइस है, ये कल का मैंने प्राइस लिया है, आज आई थिंक बढ़ भी गया होगा। सुजलॉन हम लोगों ने एंटर किया था, एंजल वन 2200 रुपये में एग्जिट एंटर किया था। तो अगर आप देखेंगे सेक्टर वाइज भी कुछ कुछ स्टॉक्स आपको हो गए, जैसे सीडीएसएल हो गया, एंजल हो गया, बीएससी हो गया, तो कहीं ना कहीं ब्रोकिंग थीम या ब्रोकिंग इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट। सर्विसेज से हाँ जी, रिलेटेड, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंशियल related। सर्विसेज से रिलेटेड आपको स्टॉक्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो ये हमारे टॉप 5 6 परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, और ये टॉप वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जिसमें ऑयल हम लोगों ने एंटर किया था 314 रुपए में, और 298 रुपीज के आसपास आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4-5% हमारा ये डाउन चल रहा है। तो ये हमारा जो पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, चंबल अभी अभी हम लोगों ने एंटर किया, आई थिंक 4-5 डेज पहले ही हम लोगों ने एंटर किया है। और ये स्टॉक्स जो है, फैक्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, फिर से हम लोग ने एक बार एग्जिट करके फिर री एंट्री आ गई हमारी 678 के आसपास। तो ये स्टॉक्स जो है हमारे, वो एक तरीके से वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स बोल सकते हैं, जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं। और ये स्टॉक्स हैं जो हमारी काफी अच्छा परफॉर्मिंग एक तरीके से स्टॉक्स हैं। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो विनिंग स्टॉक्स है आपको होल्ड करना ही है। जैसे हमने बीएससी के बारे में डिस्कस किया, तो बीएससी अगर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता बीएससी यहाँ से 3000 जाएगा कि 5000 जाएगा कि 500 रुपये होगा, ठीक है। तो अनटिल अनलेस मुझे मेरे सिस्टम्स में एग्जिट नहीं आता है, या इवन कल को आज भी अगर मेरे को नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए, तो फिर मैं अगेन जब तक मुझे एग्जिट नहीं आया बीएससी में, तो हो सकता है कि अब इस रेट में भी आई कैन इन्वेस्ट। तो ये अप्रोच होती है आपकी एक तरीके से मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग की, जिसमें आपने जब तक आपको एग्जिट पता है कि भाई मेरा एग्जिट है, मेरे पास रूल डिफाइन है, तो फिर आप किसी भी प्राइस में एंटर करने से पहले डरते नहीं है। सो ये बिफोर, इसके पहले कि हम और आगे जाए, मुझे एक सवाल पूछना था कि जो आपने बताया कि जो रिटर्न्स है वीज़ा वीज CNX 500, जो तो इट हैज़ आउट परफॉर्म बाई 24%, तो क्या आपके पास ड्रॉडाउन का भी कोई नंबर है कि कंपेयर टू द बेंचमार्क इंडेक्स, क्या ये स्ट्रैटेजी ने ड्रॉडाउन कम दिए है या ज़्यादा दिए है? हमने ये एक सिंपल सी अप्रोच ये देखी थी कि जब भी मार्केट, जब एक वन वे डाउन हुआ था, जैसे दो हमने मेजर क्राइसिस देखे हैं रिसेंट टाइम में। जैसे आपने भी देखा कि बीच में मार्केट फिर 15,800 के आसपास चला गया था, 19,000 से क्रैश होके। तो हम लोगों ने वहां पे सबसे बेस्ट पॉइंट ये देखा था कि एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 50% कैश में बैठ गए थे। जितने हमारे मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स थे वो कहीं ना कहीं हम लोग को एग्जिट देते जा रहे थे। तो दो बार ऐसा हुआ है कि अभी जो रिसेंट क्रैश हुआ था मार्केट में, अगेन हम लोग 20 स्टॉक्स से 15 15 स्टॉक्स के आसपास आ गए थे। तो आपको क्या होता है कि जब मेजर, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि 2008 में जो मार्केट क्रैश किया आपका, ऑलमोस्ट 50-55% मार्केट क्रैश हो गया। जनरली देखा है जितना मार्केट क्रैश होता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा, अगर 50% मार्केट क्रैश हुआ है तो हो सकता है 60% 70% स्टॉक आपके करेक्ट होंगे वहां से।
आप ये मान के चलिए कि एक जनरल अप्रोच में भी मैं बात करता हूँ, मेजर क्राइसिस की हम लोग बात करते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया आपका, तो एक जनरल मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो में आपका ना 20% 25% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं आएगा, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक्स कहीं ना कहीं जाके एग्जिट होंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि 10 20 या पूरा पोर्टफोलियो आपका 20-20% डाउन हो गया, राइट। कुछ आपके पहले के भी गेन्स रहते हैं उसमें। तो जनरली हम लोगों ने ये देखा है कि जब मार्केट गिरता है तो कहीं ना कहीं आपका जो गिरने का पेस है, वो अगर ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ज्यादा लंबा चल रहा है, या मार्केट ज्यादा करेक्ट हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के पोर्टफोलियो में या मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज रहेगा ही। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई मेरा अगर पोर्टफोलियो 20% का रिटर्न दे रहा है, और उस टाइम पे इंडेक्स 10% का रिटर्न दे रहा था, तो मेरा जो रिटर्न है वो मेरा 12% आ गया था, और इंडेक्स का रिटर्न उस समय 6% था। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जब भी आपका इंडेक्स गिर रहा है या इंडेक्स में करेक्शन आ रहा है, तो उस रेशियो में इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाता है, तो उतना ज्यादा आपको एंड ऑफ द डे उस समय भी अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो या तो इंडेक्स के रिटर्न के आसपास होगा या इंडेक्स से ऊपर ही होगा, उससे निगेटिव रिटर्न जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप वैसे स्टॉक्स बाई करके चल रहे हैं जो इंडेक्स को एक तरीके से होल्ड करके चल रहे हैं, जो इंडेक्स का जो एक तरीके से मोमेंटम पकड़ा है उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एग्जिट रूल्स रहते ही हैं उसमें, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी गिरते हैं, वीक स्टॉक्स भी गिरते हैं, पर वीक स्टॉक ज्यादा गिरते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक्स कंपेयर कम गिरते हैं। तो जनरली ये अप्रोच होती है। सो आपका जो मतलब मैं जो नंबर पूछ रहा था वो ड्रॉडाउन वाला था कि लेट्स से इंडेक्स जो सी एन एक्स 500 है वो लगभग 16,000 से गिर के जून 2022 में आ गया था 13,000 के करीब। 13,000 के आसपास, तो यस। लगभग ये 20% रफली, थोड़ा 20% से कम का हाँ हाँ ये फॉल हाँ है। तो हाँ। वीज़ा वीज़ ये हम स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन कितना है, ज़्यादा था या कम नहीं, था? इसका कम था, क्योंकि हम लोगों ने उस समय जब चेक किया था तो हमारा जो, एक तो हम लोग 10-50% कैश में बैठे हुए थे, सबसे पहली चीज। तो जैसे मार्केट क्रैश होता गया हम लोग कैश में आते गए, और जहां पे पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो बेसिकली इंडेक्स जो है वो वहीं पे ही आ गया, राइट। जहां से 13,400-500 से चालू किया था, इंडेक्स अगेन बैक टू 13,000 के आसपास आ गया था, बट आवर पोर्टफोलियो वाज अप बाई 10%। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है, सॉरी पोर्टफोलियो ने हमारे। क्योंकि ओके। रीजन उसका यही हो सकता है आपका कि इंडेक्स में आप बेसिकली, या जो निफ्टी है उसमें आप परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे ही पैसे डाल रहे हैं, वीक स्टॉक्स पे तो पैसे डाल नहीं रहे, और वीक स्टॉक्स हमने जनरली देखा है कि ज्यादा जल्दी क्रैश होते हैं एज कंपेयर विद द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि कैसे मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करके, जैसे वेगा में तो ये खैर हमारा प्रोप्राइटरी है, तो वेगा में मोटा मोटी मैंने बताया कि हम लोग इसमें अप्रोच करते हैं टेक्नो फंडामेंटल। जैसे अगर आप देखेंगे कोई भी स्टॉक्स आपको फंडामेंटली वीक नहीं दिखेगा, ये स्टॉक्स में सब स्टॉक्स का कहीं ना कहीं फंडामेंटल हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हमने ज्यादा हार्ड फंडामेंटल्स भी नहीं निकाले डाले, क्योंकि हमको एक परफॉर्मिंग स्टॉक्स को भी होल्ड करके चलना है। अब हम लोग आपके व्यूवर्स तो के इसमें लिए, अगर मैं यस, आपको एक और सवाल पूछ सकता हूँ, हाँ तो जी। फंडामेंटल्स में किस टाइप के इंडिकेटर्स या कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए टू आइडेंटिफाई गुड? सो आप क्या तो यूज़ करते हो बेसिकली? तो सिंपल, जैसे हमने बात किया कि अभी अभी क्या होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस में आप जाते हैं तो हर कंपनी को एनालिसिस करने का या हर सेक्टर को एनालिसिस करने का अपना एक अलग अप्रोच है। उसमें आप ये नहीं डाल सकते कि भाई RSI 60 के ऊपर है तो मुझे करना है, उसमें सबका अप्रोच आपका हर चीज का, IT का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें कॉमन रहती कि भाई जैसे मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया या ROC हो गया, कि वो मेरा कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे फंडामेंटल जो कंपनी को एक जनरल वे में, भाई कंपनी अपने इन्वेस्टर को पैसा कब बना के देगी, जब खुद ही बना रही है पैसा तभी बना के देगी। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स का क्या उसका सेल्स ग्रोथ रही है, कंपनी ने किस तरीके से एक तरीके से ग्रोथ लिया है लास्ट 5 इयर्स में, या रिसेंट डेटा पे फोकस करना ज्यादा
ओल्ड डेटा पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपका एक तरीके से जो फिल्टर है वो हार्ड हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव कंपनी का एक तरीके से कैश फ्लो होना चाहिए, कंपनी का एक तरीके से जो प्रॉफिट है वो या अर्निंग पर शेयर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो चार आप इंडिकेटर्स लगा के उसको आप अपना एक फिल्टर बना सकते हैं, ठीक है। जो कॉमनली हर स्टॉक्स में या हर सेक्टर में आपका एक तरीके से इंडिकेटर यूज हो सके। सो हम लोग लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जिसमें आपसे मैंने कमिट किया था स्टार्टिंग में कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देते हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे कहीं ना कहीं कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिली थी रिगार्डिंग मोमेंटम इन्वेस्टिंग। एक दो लोगों को मैंने अप्रोच भी किया था बट उनका कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया था। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमको किसी को एक स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है सिंपल सा गति के बारे में। मैंने इसको नेम दिया है गति का। इसमें हम लोग मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं और इसमें हम लोग एब्सोल्यूट मोमेंटम भी यूज करके चल रहे हैं, और साथ में इसको कहीं ना कहीं हम लोग इंडेक्स के रिटर्न्स के हिसाब से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है आरएसआई, लिया है एमएफआई, लिया है सीसीआई, लिया है। ये तीनों जो इंडेक्स हैं वो आपको एक मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड बताते हैं कि भाई मार्केट का जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो क्या है, पॉजिटिव है। जैसे आरएसआई हमने देखा जनरली मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, जब 60 के ऊपर आरएसआई है या कोई भी स्टॉक 60 के ऊपर है, उसका मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। एमएफआई जो है वो आपका 60 के ऊपर होना चाहिए। सीसीआई जो है कमोडिटी चैनल इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 100 के ऊपर होना चाहिए। तो ये तीन इंडिकेटर्स हमने लिए। फोर्थ इंडिकेटर लिया है कि जो आपका जो स्टॉक है वो रिलेटिवली आपका एक तरीके से जो इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जैसे आपका जो यूनिवर्स है वो लेट्स से निफ्टी 500 का यूनिवर्स है, तो आपको लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखना है कि निफ्टी 500 का रिटर्न लास्ट 1 ईयर का क्या था, और उसका रिटर्न जो स्टॉक्स आप फिल्टर कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, या आपके स्टॉक्स का जो रिटर्न है वो इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए, जिससे आपका एक तरीके से रिलेटिव आपने कंपेयर कर लिया। मार्केट कैप कहीं ना कहीं मुझे कचड़ा कंपनी नहीं लेनी है, तो मैंने 1,000 करोड़ लगाया। आप 500 करोड़ या 600 करोड़ एज पर आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। प्राइस लगाए कि मेरे को 50 रुपीज के ऊपर ही शेयर्स चाहिए, मुझे 50 रुपीज से या 100 रुपीज भी लगा सकते हैं, इसमें ये आपकी चॉइस है। और वॉल्यूम जो है उसका वो सिंपल सा देख रहे हैं कि जो ईएमए लाइन होती है, जो वॉल्यूम के ऊपर हम लोग जो ईएमए लाइन ड्रॉ करते हैं वो 20 ईएमए के ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिसेंट डेटा पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ देखने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ मैं, आरएसआई, एमएफआई, सीसीआई। उसके रिलेटिवली मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको इंडेक्स से। थोड़ा सा मैंने एक बोल सकते हैं फंडामेंटल तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ कंपनी मैंने डाल दिया 1,000 करोड़ के आसपास की। इसमें आप एक दो थोड़ा बहुत रिसर्च करके फंडामेंटल इंडिकेटर्स भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम बेस्ड आप इसमें एक तरीके से इंडिकेटर डाल दिया। ये आपको कुछ स्टॉक्स फिल्टर करके देगा, वो स्टॉक्स को आप अपना एक तरीके से पोर्टफोलियो बना के रन कर सकते हैं। अब आपको अभी भी अगर आप इसको रन करते हैं, जैसे चार्टिंग वगैरह जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें अगर आप ये रन करते हैं, तो हो सकता है आपको 30-40 स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट अभी काफी अच्छा मोमेंटम है, तो 30-40 स्टॉक्स आपको इसमें मिल सकते हैं जो आपको एक अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं रिसेंट टाइम में। और उसका आप एक सिंपल सा 10 स्टॉक्स का या 15 स्टॉक्स का या 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के उसको सिंपल सा रन कर सकते हैं, राइट। तो क्या हो गया, अभी आपका एक एंट्री रूल हो गया यहाँ पे, एलोकेशन हो गया। आप एलोकेशन का सिंपल वे में कर सकते हैं, इक्वली एलोकेशन कर सकते हैं। अगर 10 स्टॉक्स ले रहे हैं, यस, तो 10-10% का एलोकेशन कर दीजिए। 20 स्टॉक्स ले रहे हैं तो आप सिंपल सा 5-5% का एलोकेशन कर दीजिए। तो अकॉर्डिंगली आप इक्वली एलोकेशन एलोकेट कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्टर एलोकेशन आपका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपका कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाएगा। और आपको अब क्या करना है, यहां से स्टॉक्स में एग्जिट रूल क्या होना चाहिए। मैंने आपको एंट्री बता दिया, अब आपको एग्जिट भी पता होना चाहिए। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मल्टीपल इंडिकेटर यूज करते हैं, बट आप एक सिंपल सा एंकर वीवैप जो है वो यूज कर सकते हैं। एंकर वीवैप कैसा काम करता है, जो रिसेंट लो
बनाया है स्टॉक्स ने, जो भी आपको रिसेंट स्विंग लो दिख रहा है, वहां से आपको एवरेज एक तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है वॉल्यूम की, जो एवी वैप होता है, एंकर्ड वी वैप होता है, और उसके नीचे जब तक प्राइस क्लोज नहीं कर रहा हो तब तक आपको एग्जिट नहीं करनी है। और अगर आपको ये थोड़ा सा ज्यादा एक तरीके से टफ लग रहा है, तो आप सिंपल सा 10 और 3 के सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। जब भी प्राइस 10-3 सुपर ट्रेंड के नीचे जाएगा और उसके नीचे क्लोज करके वो लो को ब्रेक करता है, तो आपको कहीं ना कहीं उस स्टॉक्स पे एग्जिट बनानी है। और सेक्टर एलोकेशन के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और इस तरीके का पोर्टफोलियो आप बना के थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से चेंज करके आप एक अपना एक मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास विनिंग स्टॉक्स रहेंगे। तो चाहिए तो हम लोग अभी रिसेंट स्टॉक्स या जो रिसेंट स्कैनर है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी हमको फिल्टर आउट होके आ रहे हैं और किस तरीके से उनको ट्रेल करना है। तो मैं उसी पे आ रहा था। हमारे जो वीडियोस होते हैं उसमें जब भी हम ये स्पेसिफिक रूल्स की बात करते, स्कैनर्स की बात करते, तो हमारे व्यूअर्स हमेशा ही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें स्कैनर बना के दे दीजिए। तो अगर आपने ये स्क्रीनर बनाया है कहीं पे, या तो आइदर screener.in पे या तो चार्टिंग पे, तो आप वो हमें दिखा दीजिए या उसकी लिंक शेयर कर दीजिए। तो इफ़ यू हैव तो हम अभी देख सकते हैं, तो हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी ये काम आ सकता है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि अगर मान लीजिए 30-40 स्टॉक्स अगर ये स्क्रीनर से फिल्टर होके आ रहे हैं, तो हाउ डू यू डिसाइड देन कि कौन से 10 या कौन से 20 स्टॉक्स लेने हैं? हाँ, तो अभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत जैसे स्टॉक्स में मैंने आपको बताया कि फिल्टर आपका एक एक क्या होता है, फिल्टर में आपको एक एक फनल है, फनल में आपने 500 स्टॉक्स डाले, 500 स्टॉक्स में आपको एक फिल्टर होके आ गए 30 से 40 स्टॉक्स। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वे है कि उनको सब स्टॉक्स को आप रैंकिंग बेस्ड बना सकते हैं। रैंक बेस्ड पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं कि आपने पूरे 40 स्टॉक्स ले लिए। अब आप उसमें सब स्टॉक्स में डेली चार्ट में ही सब में एक एक्सेल थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा, एक्सेल बनाइए और उसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल सा मूविंग एवरेज ले लीजिए, मल्टीपल मूविंग एवरेज ले लीजिए, आप सुपर ट्रेंड ले लीजिए, आप आरएसआई ले लीजिए, आप सीसीआई ले लीजिए। अब इसमें आप वैल्यू के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने बिगनिंग में डिस्कस किया था आरएसआई के बारे में कि 45 से 60 है तो मैं नंबर 1 दूंगा उसको, 40-60 के ऊपर है तो नंबर 2 दूंगा। तो इस तरीके से उनको आप रैंक बना लीजिए। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या हुआ, एक तो आपने फिल्टर बनाया जिसमें आपके पास 40 स्टॉक्स हैं, 40 स्टॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है, वो भी आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो रिलेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिसका नंबर या जिसकी रैंकिंग सबसे हाई होगी वो स्टॉक्स आपके क्या हो जाएंगे, अभी पिकअप में आ जाएंगे। तो आप टॉप 10 या टॉप 20 स्टॉक्स का आप एक लिस्ट बना के उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और आपको वो 40 स्टॉक्स को आप हो सकता है मंथली या वीकली एक बार उसकी रैंकिंग फिर से रीचेक करिए। अगर टॉप रैंक में स्टॉक्स है तो उसको एंटर रखिए, नहीं जा रहे हैं, अगर लो कैटेगरी में जा रहे हैं तो एग्जिट कर रहे हैं। तो उसमें फिर आपका एक पोर्टफोलियो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। या सेकेंड वे में कुछ अलग आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जनरली डिस्कस किया, ये पोर्टफोलियो में हो सकता है 60 स्टॉक्स या 50 स्टॉक्स आ जाए मुझे आउट ऑफ 500। तो उसमें आप एक दो इंडिकेटर और अपने तरीके से ऐड करके, हो सकता है आप जैसे आपने फंडामेंटल इंडिकेटर लगा लिया, तो उसके बाद हो सकता है स्टॉक्स आपको बहुत कम मिले, तो वो इंडिकेटर का भी एक एक्स्ट्रा लेयर भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें। और एक और सवाल है कि आपने जो ये एंकर्ड वीवैप की बात की, तो क्या ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है ये पर्टिकुलर इंडिकेटर? हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, राइट? हाँ, दिख रही है। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू में जनरली मैं तो क्या इसमें अपने फेवरेट में ही रखता हूँ यहाँ पे, आई गेस। ये आप इसमें जाएंगे तो आपको प्रोजेक्शंस में वॉल्यूम बेस्ड में आपको एंकर वीवैप मिल जाएगा। ओके। तो एंकर वीवेब में मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे जैसे आपका रहता है आप इसको स्टार में एज अ फेवरेट ऐड कर देते, तो जो जो मुझे जनरली टूल्स यूज होते हैं, ज्यादातर टूल्स जो यूज होते हैं उसको मैंने यहाँ पे लगा के रख लिया। तो जैसे हम लोग एक कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं, आपकी चॉइस का बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। बताओ। TCS। टीसीएस। तो टीसीएस फॉर एग्जांपल, मैं मोमेंटम बेस्ड अगर इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट ले लेता हूं, राइट? तो मुझे ये समझ में आएगा कि टीसीएस अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि ये जो एक तरीके से रेंज है उसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, राइट?
यहाँ से मार्केट ने काफी अच्छा एक टेक ऑफ लिया, उसके बाद फिर एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर मेरे को थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है तो मुझे एंकर व्यू ऐप के लिए कौन सा पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट लेना है, क्योंकि यही मेरा एक तरीके से ओरिजिन है अप ट्रेंड का। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा एंकर पॉइंट हो गया, ये मेरा एक तरीके से एंकर हो गया। ये मुझे एज अ सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो जब तक प्राइस इस एंकर के ऊपर रहेगा, हम लोगों ने वीवैप या इंट्राडे वीवैप भी लगाते हैं, तो उसका सिंपल सा यही मतलब है कि भाई जब तक स्टॉक वीवैप के ऊपर है मतलब ट्रेंड बुलिश है, वीवैप के नीचे चला गया तो बेरिश है। अब टीसीएस तो डेफिनेटली मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपको अभी एंटर नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक्स ने अपना जो रिसेंट हाई है उसको भी ब्रेक नहीं किया है, मार्केट एक तरीके से रेंज ही चल रहा है। राइट, कोई स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने बीएससी के बारे में डिस्कस किया। बीएससी आप देखिए, यहां से मार्केट ने जो टेक ऑफ किया, ये आपका एक स्काई इज द लिमिट हो गया स्टॉक के लिए। अब आपको एंकर भी वैप करना है, तो आप कौन सा जो भी रिसेंट लो है आपने इसमें एक तरीके से ड्रॉ कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको जो वो आ रहा है स्टॉप लॉस आ रहा है वो काफी नीचे आ रहा है आपका। मतलब स्टॉक्स अगर आपने यहाँ कहीं पे भी एंटर किया होगा हाई 1000 रुपीज में, तो अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बात करूँ तो 1100 के आसपास आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपका एक तरीके से वीकली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, या आप इसमें एसटी लगा लीजिए, सिंपल सा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपका बहुत प्राइस से चिपक के चलता है, जैसे ये डेली चार्ट है मेरा, सुपर ट्रेंड आपका क्लियरली क्लियरली आपको दिख रहा है कि कोई स्टॉक्स ने यहाँ से ट्रेंड लिया, कहीं पे भी आपको एक एग्जिट नहीं आया। राइट, तो आप 10-3 के नीचे जब भी प्राइस क्लोज कर जाए तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए वो स्टॉक को। यस, जैसे अदानी का हम लोग डिस्कस करते हैं, तो अदानी ने जब पोर्टफोलियो में, अगर मान लो आपने यहाँ पे भी जब एक रैली आई थी अदानी में 2200 से लेके 4000 तक का जो प्राइस मूवमेंट लिया था, अगर आपने कहीं पे भी अगर एंटर किया होता, लेट से ये हाई पे भी एंटर किया होता या कहीं पे भी आपने एंटर किया होता, तो आपको कहीं ना कहीं पहले बहुत ही अर्ली एग्जिट आ गई होती। राइट, यहाँ पे जैसे अगर आपने ये ट्रेंड को कैप्चर करने का ट्राई किया, तो ये कैप्चर आपका कहाँ तक हुआ, इस ट्रेंड में एग्जिट हो गया। राइट, फिर आपने थोड़ा सा वेट किया, फिर एंटर किया, फिर आपको एग्जिट मिला, फिर एग्जिट मिला यहाँ से। तो जनरली मेरी आपके व्यूवर्स के लिए ये अप्रोच है कि जब प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज कर जाए, ये जैसे क्लोज कर गया आपका ये वाला दिस कैंडल, अब इसका जो लो है उसको आप मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब ये लो ब्रेक करेगा तो आपको एग्जिट करना है। नहीं तो कई बार हम लोगों ने देखा है ये फ्रेश लो बना के प्राइस ऊपर चला जाता है, आपको एग्जिट नहीं देता है। अगर आप इसी प्राइस में एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो है वो एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर है, वो क्रिएट, जैसे अभी ये बाइंग दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं आज बाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर ये बाई दे रहा है तो आपको कल का ये हाई है उसको ब्रेक करने का वेट करना है। ये हाई जैसे ब्रेक हो जाएगा तो बाई होगा, बट ओके। एग्जिट के लिए भी इसका अपोजिट सिग्नल लेना है आपको। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा प्राइस का जो रिसेंट क्लोज दिया है, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। और स्क्रीनर में मैं आपको ये गति स्क्रीनर मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस की है, आरएसआई, एमएफआई, सीसीआई, और साथ में जो क्लोज है उसका इंडेक्स का, वो भी हम लोगों ने डाल दिया है कि जो भी क्लोजिंग है, जैसे लास्ट आई गेस हमको चेक करना पड़ेगा 8 से 9% के आसपास का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है, तो आपका ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हो गया। आपका डेली वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो भी आपका 20 के ऊपर होना चाहिए, मार्केट कैप होना चाहिए, और डेली प्राइस क्लोज आपको 100 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अगर आप एक सिंपल सा रन करते हैं तो आपको ये स्टॉक्स फिल्टर आउट होके दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको अदानी पावर ने अभी आप जो भी स्टॉक्स देखेंगे सब परफॉर्मिंग स्टॉक्स आ रहे हैं आपके। प्रिज्म हो गया, गुजरात पीपावर्ड हो गया, ये सारे स्टॉक्स है, विजया हमारे स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, एनएमडीसी हो गया, आईओसी हो गया, ये सारे स्टॉक्स आपको कहीं ना कहीं एंट्री काफी अच्छा दे रहे हैं। तो आपको टोटल आउट ऑफ 500 स्टॉक्स 76 स्टॉक्स हैं जो आपको एक तरीके से फिल्टर आउट होके ये क्राइटेरिया में मैच हो रहे हैं। अब इसमें आप एक दो और अपने तरीके से इंडिकेटर्स ऐड करके आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या जैसे हमने वो अप्रोच बताई थी जिसमें आप पर्टिकुलर स्टॉक्स का एक तरीके से रैंकिंग कर दीजिए बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स, तो भी आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अभी अगर आप बोलेंगे अदानी पावर बाई करने के लिए, या टाटा पावर बाई करने के लिए, या एनएमडीसी काफी अच्छा रिसेंट में परफॉर्म किया है, तो जनरल पब्लिक जो रहती है वो कहीं ना कहीं हिचकेगी कि यार ऑलरेडी स्टॉक तो बढ़ गया, अब यहाँ से कितना बढ़ेगा। बट मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जो अप्रोच है वो पूरी अपोजिट रहेगी आपकी, कि जो स्टॉक्स बढ़ रहा है वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, जो स्टॉक्स गिर रहा है वो कंटिन्यू गिरता रहेगा। तो ये फिलॉसफी के साथ ही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग में। वो न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, सो ये राइट। मेन एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर मोमेंटम इन्वेस्टिंग चलती है। राइट। एमसीएक्स काफी अच्छा सब, मतलब अभी आप देखेंगे तो ये सर्विस और फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड स्टॉक्स में हम लोगों को काफी अच्छा मूवमेंट मिला है रिसेंट में। अगर आप ये सिंपल सा सुपर ट्रेंड से भी कोई अगर इसको राइट करे पोर्टफोलियो या स्टॉक्स को, तो अगर कहीं पे भी आपको अभी तो हम लोग काफी मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम ले लिया, उस समय डिस्कस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक्स में हम लोग पहले भी डिस्कस किए होते तो हो सकता है हमको 2200 के आसपास हमको एक एंट्री मिलती, जो अभी तक कहीं ना कहीं हमारे पास। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ये चेक कर लिया कि जिसमें आप स्टॉक्स का क्या चेक कर रहे हैं, सिंपल सा रिलेटिव परफॉर्मेंस देख रहे हैं, राइट, कि रिलेटिव उसमें स्ट्रांग है कि नहीं इंडेक्स के हिसाब से। आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी कोई स्टॉक्स फ्रेश न्यू हाई या लो क्रिएट कर रहा है, हाई क्रिएट कर रहा है, तो भी, तो ये फिल्टर भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जिससे आप ये देख सकें कि जब भी स्टॉक्स कोई फ्रेश हाई क्रिएट कर रहा है अपना, या 52 वीक हाई क्रिएट कर रहा है, या लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स जो है वो अभी रिसेंट में मोमेंटम लिए पर अपना हाई को ब्रेक नहीं किए, राइट, तो वो स्टॉक्स आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, आप जितना ज्यादा इंडिकेटर लगाएंगे और उस समय मार्केट अगर थोड़ा डल है, तो आपको उस समय हो सकता है स्टॉक ही ना मिले इन्वेस्टमेंट के लिए। तो थोड़ा सा आपको फाइन ट्यून रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन आपके जो एक तरीके से अप्रोच है, उसमें थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच भी रखनी पड़ेगी। ज्यादा अगर आप अपने फिल्टर को हार्ड कर देंगे तो आपको एंट्रीज भी नहीं मिलेगी। करेक्ट। राइट। सो हमने एक एपिसोड ऑलरेडी किया हुआ है जहाँ पे हमने 52 वीक हाई ब्रेकआउट सिस्टम के बारे में बात की थी, सो दैट वाज ओके। विद सोवित मांझानी। आई अच्छा। थिंक आप भी सोवित को तो जानते ही हो, तो जो हाँ। मैं हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम ऊपर आई बटन पे वो वीडियो की लिंक छोड़ देंगे, तो जो भी व्यूअर्स को इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो हमारा आज का कॉन्वर्सेशन है इसको भी एक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए। सो जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है दिस शुड बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें आप कुछ अपनी और चीज़ें भी मिला सकते हो, और एंड देन यू कैन मेक योर ओन सिस्टम। तो आपको खुद को कन्विक्शन जब भी आएगा तभी आप इसमें ट्रेड कीजिए, और फिर आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। राइट। सो या आई थिंक अंकुश जी ने काफ़ी बढ़िया सा डिस्कशन किया है हमारे साथ। सो थैंक्स अ लॉट अंकुश जी फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। थैंक यू सो आई मच। थिंक हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा ये कॉन्वर्सेशन। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सो अंकुश जी, इसके पहले कि हम आपको जाने दें, हमारी एक छोटी सी प्रथा रहती है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सो दैट वी कैन एंड ऑन अ डिफरेंट नोट। नॉर्मली ओके। मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ सुबह शाम ट्रेडिंग और मार्केट्स की बातें करते हैं, राइट। सो दिस इज़ टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट। सो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट बुक? बुक में अगर बात करूँ तो मुझे तो अभी तक सबसे अच्छा बुक लगी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके, व्हाट आर यू वॉचिंग दीज डेज? अभी तो जस्ट मैंने सीरीज कुछ कुछ कंप्लीट किया, नया तो कुछ मैंने अभी स्टार्ट नहीं जो किया जो है। रिसेंटली देखी है उसमें सबसे बढ़िया कौन सी लगी आपको? हम्म, काला पानी एक अच्छी लगी थी मुझे सीरीज में। ओके। और व्हाट इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ? मेमोरेबल डे, मेमोरेबल डे तो काफी सारे रहे लाइफ में, बट हाँ, जब मैंने अपनी स्टोरी जो स्टॉक में शेयर की थी, और मतलब वो रिलीज होने के बाद जो मुझे 2-3 लोगों के जो मैसेजेस आए थे, जो क्योंकि बहुत ज्यादा लोग टफ टाइम से
निकल रहे थे अपने, तो वो मुझे मतलब लिटरली कुछ लोगों को थोड़े सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, जिन्होंने मुझे लिटरली मैसेज किया, और मेरे इवन कांटेक्ट लिस्ट में भी थे, उन लोग का नंबर भी मेरे पास सेव था। तो उन लोगों ने इतना अच्छा मोटिवेशन और एक लिखा था कि हमको काफी एक लगा कि हाँ लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो वो तो ठीक है, वीडियो आया, वो रिलीज हो गया, बट वो जो मुझे फीडबैक मिला या जो लोगों को एक बेनिफिट मिला उससे, तो वो मुझे काफी एक अच्छा लगा था उस चीज से। श्योर। और वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ आवर व्यूअर्स सो दैट दे कैन एस द इंडेक्स। मुझे लगता है कि सिंपल सा, मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको रिएक्ट करना है। अगर आप इस चीज पे बेस्ड होके कुछ भी अप्रोच रखते हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि भाई मार्केट क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, अभी ये है अभी वो है। मैं लास्ट 2006 से मार्केट में हूँ, और कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा है जब हमको जियो पॉलिटिकल या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है। पर अल्टीमेटली जो मार्केट 6,000 का जो निफ्टी था, वो आज 20-21,000, 18,000, 19,000 पे चल ही रहा है। तो अल्टीमेटली आप थोड़ा सा व्यू अपना ब्रॉडर रखिए। ट्रेडर्स को भी मैं बोलता हूँ, जो मेरी भी चीज मिसिंग थी, कि कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेडिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पैरेलली आपको, जैसे रिसेंट में अगर मेरी पर्सनली बात करें, तो हमने डिस्कस भी किया था आपसे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें डिस्कस करने की, कि जो ट्रेडिशनल हम लोग सेलिंग कर रहे थे या ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे, एल्गोस कर रहे थे, वो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं 5-6 मंथ्स में। बट वहीं पे कहीं पे जो सेकंड पार्ट है, मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो, वो हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल चीजों पे फोकस करना चाहिए। एक चीज पे ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई एक टाइम बाद हर स्ट्रैटेजी की कोई ना कोई एक सेल्फ लाइफ रहती है, और कहीं ना कहीं आपको मल्टीटास्किंग या मार्केट में अप्रोच आपको फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी, कि जो चीज परफॉर्म कर रही है, जो चीज अच्छी चल रही है, उस पे रहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पहले शुरू में जब हमने 2015 में एल्गो के बारे में डिस्कस करते थे, तो लोगों को एडॉप्शन ही नहीं होता था, लोगों को लगता ही नहीं था अरे क्या होगा एल्गो में। बट अल्टीमेटली आज की डेट में 60%, 70% जो है मार्केट में वॉल्यूम्स है, वो एल्गोस के थ्रू ही हो रहे हैं। तो एडॉप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, आपको रिएक्ट करना चाहिए। और मार्केट में मुझे लगता है कि आने वाला 10-15 साल काफी मैसिव बुल रन रहने वाला है, जिस हिसाब से कुछ कुछ चीजें हम लोग देख रहे हैं या कर रहे हैं, तो मैसिव वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो हो गया, या कुछ अच्छे फंड मैनेजर हायर करके उन पे इन्वेस्टमेंट करिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक पोर्टफोलियो लॉन्ग रन के लिए करिए। ज्यादा ट्रेडिंग 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 में हम लोग रहते हैं, ज्यादातर मेरे से लोग अप्रोच भी ट्रेडर्स ही करते हैं, तो ये बड़ा पार्ट मिस हो रहा है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमको इस पे भी फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। Sure, absolutely. So we'll let you leave on that note. Thanks a lot, थैंक Ankush यू, ji, for थैंक यू सो sharing मच। a wonderful piece of insight with all our viewers. So thanks a lot. थैंक यू सो मच। तो ये थे अंकुश बजाज जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में बात की। हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग विद वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस किया है। तो सबसे पहले एपिसोड में हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक समझे, और आज के इस एपिसोड में हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग को प्रैक्टिकली आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये देखा। तो हमने जो रूल्स है, एंट्री रूल्स और एग्जिट रूल्स के ऊपर बात की, और इसके अलावा हमने जो स्क्रीनर्स है जो अंकुश जी ने हमारे लिए बनाए हैं वो भी देखे। तो आई एम श्योर कि दोनों ही एपिसोड काफ़ी इंसाइटफुल रहे रहेंगे आपके लिए, और ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.